आइए बेटा उसी क्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि प्रतिलोम प्रतिचित्रण क्या है। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एकैकी फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन, अंताक्षेपी फलन, बहुएक फलन, है ना, और बहुएक अंताक्षेपी फलन, एकैकी आच्छादक फलन। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। उसी में आज हम एक नया पढ़ रहे हैं प्रतिलोम प्रतिचित्रण। प्रतिलोम प्रतिचित्रण क्या है? यदि f such that a to b एक फलन है, तब f इनवर्स b to a को प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग किस तरह से देखेंगे बेटा? इसे हम लोग अगर तीर आरेख क्रमित युग्मों में देखें तो f इज इक्वल टू क्या देखेंगे? f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल A और y बिलोंग्स टू कैपिटल B। f इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y को पहले लिख लेंगे, क्रम को बदल देंगे तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। क्या है बेटा? B। इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिलोम प्रतिचित्रण, ठीक है ना। अगर तीर आरेख विधि में आए तो हम लोग देखें तीर आरेख विधि में ये ऐसा है, ये क्या है अपना f such that a to b, ठीक है ना। अब इसका हम लोग बना रहे हैं f इनवर्स b to a का प्रतिचित्रण। यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे होगा आपका a। अब a b c और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3। इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? f इनवर्स b to a। संभव है आप इसमें भी बनाना चाहें तो ये ऐसे बन जाएगा f इनवर्स। समझ में इतनी बात आ रही है? ये इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? इधर से इधर होगा तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को f इनवर्स b to a कहा जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे? सह प्रांत आपका प्रांत बन जाएगा और प्रांत क्या बन जाएगा? सह प्रांत बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करनी है, स्वयं तक मतलब ए से ए में ही आपको फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसे जरा समझें। ये अपने पास ए से ए में ही निकालना है, स्वयं तक मतलब ए से ए में ही फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि फलन किसे कहते हैं? यदि क्रमित युग्मों का प्रत्येक अवयव अलग अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। मान लो बेटा इस एक की मैपिंग किसके किसके साथ हो सकती है? 1 के साथ हो सकती है, या 2 के साथ हो सकती है, या 3 के साथ हो सकती है। तो 1 की मैपिंग 1 के साथ हो सकती है, या 2 के साथ हो सकती है, या 3 के साथ हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर 1 के साथ हो गई तो 2 और 3 के साथ नहीं होगी। यदि 1 की मैपिंग 2 के साथ हो गई तो 1 और 3 के साथ नहीं होगी। यदि इस 1 की मैपिंग 3 के साथ हो गई तो 1 और 2 के साथ नहीं होगी।
इतनी बात समझ में आ रही है। अगर एक के साथ हो गई है तो 2 और 3 बाकी शेष रहेंगे, बचे रहेंगे। 2 के साथ अगर हो गई तो 1 और 3 बचा रहेगा। इस 1 की मैपिंग की 3 के साथ हो गई मैपिंग तो 1 और 2 शेष बचे रहेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास 2 के लिए कौन कौन से ऑप्शन बचे? अगर 1 की मैपिंग 2 के साथ 1 की मैपिंग 1 के साथ हो गई तो अपने पास इस 2 अवयव के लिए 2 हैं। 2 की मैपिंग 2 के साथ हो सकती है या फिर 3 के साथ हो सकती है ना। तो 2 की मैपिंग किसके साथ हो सकती है? 2 की मैपिंग 2 के साथ या फिर 2 की मैपिंग 3 के साथ। अगर इस 2 की मैपिंग 2 के साथ हो गई या 3 के साथ हो गई तो अब 3 के लिए केवल कितना एक अवयव बचा है? वो बचेगा, वो कौन सा? 3 बचेगा। वो क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 की मैपिंग किसके साथ बनेगी बेटा? फिर 3 की मैपिंग बनेगी 3 के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप जरा देखें कुल मैपिंग बन कितनी गई? कुल मैपिंग बनी 1 2 3 4 5 और 6। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां से भी काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6। मतलब ए से स्वयं एकाकी फलनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसको निकालेंगे कैसे? 3 गुणे 2 गुणे 1। ये कितनी हो जाएगी बेटा? 6। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे। चलें आगे। अब जरा देखें, एक अगला प्रश्न है। यह प्रश्न 2013 में आया है। एक प्रतिचित्रण है f such that r to r। यह प्रश्न आया था बेटा 2020 में, यूपी बोर्ड 2020 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अगला प्रश्न है अपने पास। यह प्रश्न कहता है कि f such that r to r, f such that r to r इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू 3x धन 2, fx इज इक्वल टू 3x धन 2, 3x धन 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। एकाकी प्रतिचित्रण है। एकाकी प्रतिचित्रण। आइए, एकाकी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एकाकी दिखाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि x1 इज इक्वल टू x2 इफ एंड ओनली इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 या fx1 इज इक्वल टू fx2 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए देखें, अपने पास इतना दिया गया है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना x1 कामा x2, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। अपने पास x1 और x2 दो अवयव ऐसे हैं जो R में उपस्थित हैं। तब fx1 इज इक्वल टू fx2। अब x अपना कैसा है? x में 3 का गुणा हुआ है और फिर प्लस 2 जोड़ दिया गया है। यहां हम भी लिख देंगे 3x1 धन 2 इक्वल टू 3x2 धन 2। हो गया। अब दोनों पक्षों में 2 हम घटा दे रहे हैं, या ये कहें कि आप 2 और 2 काट दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? इस 2 को घटा दे रहे हैं। तो ये घटाएंगे तो आएगा 3x1 बराबर 3x2, 3x1 इक्वल टू 3x2। अब दोनों पक्षों में पुनः हम 3 से क्या कर दे रहे हैं बेटा? भाग दे रहे हैं। तो ये बनेगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। अतः फलन एकाकी है। अतः फलन क्या है बेटा? एकाकी है। इतनी बात समझ में आ रही होगी।
हो जाए तो बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले आगे। फिर एक अगला हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न आया है 5, 12, 14, 15 में। यूपी बोर्ड में आया है 2005, 12, 14 और 15 में। इतने में आया है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए f(x) = cos x, x belongs to R, x belongs to R से परिभाषित प्रतिचित्रण, से परिभाषित प्रतिचित्रण f such that R to R, जहां R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहां R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहां R वास्तविक संख्याओं का क्या है बेटा? समुच्चय है। ठीक है। ना तो एकैकी है ना आच्छादक, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक, ना तो एकैकी है और ना ही क्या है बेटा? आच्छादक है। चले आगे। चल इसका हल देखें। माना 0 तथा 2 पाई, माना 0 तथा 2 पाई दो वास्तविक भिन्न भिन्न अवयव हैं या संख्याएं हैं। भिन्न भिन्न अवयव हैं या फिर संख्याएं हैं। ठीक है ना। हम यहां लिख दे रहे हैं अवयव, नहीं आप भूल जाएंगे। भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। भिन्न भिन्न क्या है? संख्याएं हैं। तब f(0) = क्या बनेगा? cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा f(2 पाई) = ये क्या बनेगा? cos 2 पाई, और cos 2 पाई मीन्स होता है 360 अंश, है ना भाई? पाई को आप 180 अंश कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही cos 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान कितना होगा बेटा? cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, है? भाई देखो कुछ बच्चों, समझे, देखें साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ये सभी अंश हैं, और ये है cos, है ना। यहां पर जरा देखें, थोड़ा सा रिवाइज करा दें। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना? √3/2, और साइन 90 का मान 1। हम लोग यहां से आएंगे तो इसका विपरीत लिख लें। cos 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 0। समझ में इतनी बात आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद जरा देखें बेटा, जब ऐसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 180 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा साइन में, और कॉस में क्या हो जाएगा? 180 अंश का मान 1 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक 180 अंश तक में, साइन और कॉसेक 180 अंश में धनात्मक होते हैं, बाकी सभी क्या हो जाते हैं? ऋणात्मक हो जाते हैं। तो ये दूसरी वाली लाइन में यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन इस पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, है ना।
तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, और चौथे में आ जाएंगे तो cos और sec पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से अपना ये जो -1 है ये क्या होने लगेगा, +1 देने लगेगा। चले आगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको हमको दिखाना है कि यह ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक। तो आप जरा देखिए कि f(x1) एकाकी के लिए हम क्या जानते हैं बेटा, एकाकी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। जब f(x1) और f(x2) दोनों बराबर होंगे तब x1 बराबर क्या मिलेगा, x2। लेकिन यहां पर x1, x2 इन दोनों के लिए कितना मिल रहा है, एक ही अवयव मिल रहा है ना, इसलिए ये सर्वथा क्या है, विरोधाभास है, इसलिए ये क्या है, एक एकाकी फलन नहीं होगा। लिखें यही चीज, इसी को लिखना है, चूंकि 0 तथा 2 पाई के लिए एक ही अवयव जो कि क्या है बेटा, एक है, प्राप्त होता है, अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। अब दूसरा आच्छादक के लिए देखें बेटा, हम जानते हैं कि -1 लेस देन इज इक्वल टू cos लेस देन इज इक्वल टू 1, -1 लेस देन इज इक्वल टू cos लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब अपने पास यहाँ x है तो x लिख दें, cos x हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि cos का मान -1 से 1 के बीच होता है ना, समझ में इतनी बात आ रही है। cos का मान -1 से 1 के बीच में होता है। अगर इसके 1 से 1 के बीच में होगा, यहां लिखेंगे अर्थात r के केवल वे मान जो -1 तथा 1 के बीच हैं, -1 तथा 1 के बीच हैं, प्रांत के अवयव से संबंधित होंगे, शेष नहीं। और जबकि आच्छादक भाई r है ना, r क्या है अपना, r है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का समूह है। लेकिन अभी अपना प्रांत, सह प्रांत में कितना आ रहा है, 1 और 1, -1 और 1 के बीच में जितनी आएगी वैल्यू वही होगी। लेकिन सह प्रांत में अपने पास -2, -4, -6 से ऐसी लेकर के बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कि प्रांत के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं होंगी। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। अतएव f(x) इज इक्वल टू cos x ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक। उम्मीद है कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। कर लीजिए, तो हम लोग बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर। और इसी में हम लोग थोड़ा सा निकालना सीखेंगे गा फॉग या कुछ
और चले बेटा, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। चलो हम लोग प्रश्नावली 1.2 में देखते हैं कि यह एक एकाकी प्रतिचित्रण है, आपके पास दिया गया है f such that R2R fx is equal to e की पावर x, x belongs to R, एकाकी प्रतिचित्रण। कैसा है बेटा? एकाकी। अब इसमें जरा देखें, ये है आपका 1.2 है बालाजी प्रकाशन में। यहां से जरा देखें, हम लोग एकाकी दिखाना है तो fx1 इज इक्वल टू fx2, यहां लिखेंगे माना x1 x2 बिलोंग्स टू R, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। यहां से लिखेंगे fx1 क्या है, e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2। हो गया। अब दोनों से इसे हटा देंगे e, तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2। ठीक है ना? ये हटेगा कैसे बेटा? हम लोग इसका लेते हैं log, क्या लेते हैं, log। ठीक है ना? ये बनेगा क्या, दोनों पक्षों में log लेने पर तो log e की पावर x1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, log e की पावर x2। अब ये बना आपका n log m, तो x1 log e इज इक्वल टू x2 log e। हो गया। ये आपका बनेगा, ये मिल करके एक हो जाएगा, तो ये बनेगा x2 और इधर क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए क्या लिखेंगे, एकाकी फलन है, एकाकी फलन। हो गया बेटा। ये प्रश्न आया था आपका 2001 में। चले बेटा आगे। ठीक है, चल हटा दें बेटा। एक दूसरा प्रश्न देखें इसी में। इसमें एक दूसरा है, ये आया है 2003 7 9 12, तो आप समझ सकते हैं 2003 9 12 है ना, 14 15 19, 14 15 और 19, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है f such that n to n, f such that n to n, जो fx बराबर, जो fx इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू n से परिभाषित है, एकाकी अंताक्षेपी है, एकाकी अंताक्षेपी फलन है। इसका हल जरा देखें बेटा। एकाकी अंताक्षेपी है, n कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर है तो n में बहुत सारे होंगे, n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4, ऐसे ही बहुत सारे नंबर। ठीक है ना? एकाकी अंताक्षेपी अपना ये कहता है कि प्रांत का जितना भी अवयव है वह सब जो है सह प्रांत के सभी अवयव से संबंधित हो, परंतु सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है ना? आइए देखते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं बेटा। तो अपना ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर f(x) इज इक्वल टू 2x है, इस x की जगह में, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है। हो गया। ये है a और ये है अपना, या ये समझे ये प्रांत है अपना, और ये क्या बेटा, सह प्रांत।
ये प्रांत है और ये क्या है, सह-प्रांत। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए उसके बाद जरा देखें, हो गया। चलिए अब यहां पर मैं नंबर डाल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे नंबर। और यहां पर भी मैं नंबर डाल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 22, बहुत सारे नंबर। ठीक है ना? ये कहां से है बेटा मैपिंग? n क्रॉस n की मैपिंग है, n से n में है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद अब अपने पास क्या दिया गया है? अपने पास दिया गया है, अपने पास जो दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 2x। यक्स क्या है? ये नंबर है। यक्स क्या है? ये नंबर है। अगर मैं इस यक्स की जगह 1 रखता हूं तो अपने को क्या मिलेगा? f(1) इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो कितना मिलेगा? 2। फिर ऐसे ही f(2) इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 इंटू 2, तो मिलेगा कितना? 4। फिर f(3) रखूंगा तो आएगा 2 इंटू 3, तो मिलेगा 6। ऐसे ही f इंटू 4 रखूंगा तो आएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं जो इनपुट डाल रहा हूं, इनपुट में रख रहा हूं 1, तो मिल कितना रहा है? 2। इनपुट रखता हूं 2 तो मिलता है कितना बेटा? 4। फिर इनपुट रखता हूं 3 तो मिलता है 6। इनपुट रखता हूं 4 तो मिलता है 8। इतनी बात समझ में आ रही? तो आप देख पा रहे हैं n क्रॉस n के मैपिंग में n टू n में अगर x n से परिभाषित है तो एकेकी अंताक्षेपी, अर्थात इसका जितना अवयव है, प्रांत के जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होंगे? 5 का निकालूंगा तो आएगा 10। अर्थात प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हैं, परंतु सह प्रांत में ऐसे कई सारे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा? एकेकी अंताक्षेपी फलन या फिर एकेकी अंताक्षेपी प्रतिचित्रण। यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां लिखेंगे उपर्युक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन एकेकी अंताक्षेपी फलन है। ठीक है ना? एकेकी अंताक्षेपी फलन है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है। यहां पे आप बना सकते हैं 3 5 7 9 डैश डैश का, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं। यहां लिखना चाहे तो हम लिख दें, यहां लिखें सहप्रांत के अवयव 3 5 7 1 भी है ना, के प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, प्रांत में उपस्थित नहीं है। ठीक बेटा? अब इसमें हम आपको थोड़ा सा एक नए तरीके का प्रश्न बता दें, गाफ और फाग। फिर उसके बाद चलिए हटाए बेटा, शाबाश। एक नया प्रश्न है जो बहुत आता है, गाफ और फाग। यदि f(x) इज इक्वल टू, तीसरा प्रश्न है, यदि f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, gx इज इक्वल टू log e की पावर x, तब g ऑफ f, तब
जी ऑफ एफ कॉमा एफ ऑफ जी, तब जी ऑफ एफ कॉमा एफ ऑफ जी के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इतना ही है। और ये प्रश्न आया है 2020 में। कब आया है ये बेटा? 2020 में। आइए जरा देखते हैं इसके हल। इस प्रकार के प्रश्न को लगाना बेटा बिल्कुल इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जैसा लिखा है वैसा हूबहू हमें इसे भी लिख देना है। ठीक है ना? अपना फलन x के रूप में है तो हम लोग x ऑपरेट कर देंगे, g ऑफ f ऑफ x लिख लेंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? जैसा अपने पास फलन है हम लोग वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है ना? तो पहले हम लोग फलन अपना लिखते हैं, फलन fx इज इक्वल टू e की पावर x। अब अपने को निकालना है g ऑफ f, कोई सा भी निकाल लीजिए। तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना बेटा? इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x। हो गया इतना। ऑफ को ऐसे ब्रैकेट भी लगा करके लिखा जा सकता है। अब ये बना g और fx कैसा है बेटा? fx अपना है e की पावर x, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? e की पावर x। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कैसे लिखा जा रहा है। अब ये बन गया बेटा gx, ये g और इतना पूरा क्या हो गया है? x। gx कैसा है? log e की पावर x में, तो log हो गया। अब समझे बेटा, x जो है e की पावर में लिखा गया है, x अभी यहां ब्रैकेट में है, उसके बाद e लिखा गया और पावर में x, लेकिन अपना काम x इतना कर रहा है, x इतना है, तो इसको पावर में लिखेंगे तो लिखेंगे log e और उसके बाद x का काम करेगा e की पावर x। इतनी बात समझ में आ रही? उसके बाद आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये बनेगा e की पावर x। यहां पे लिखेंगे चूंकि log e इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम कितना मानते हैं? बेस e मानते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए दूसरा आप देखेंगे तो f ऑफ g हो गया इतना। दूसरा प्रश्न इसका देखेंगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है? दूसरा है f ऑफ g, f ऑफ g। यहां भी x ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ gx, f ऑफ gx। ये gx कैसा है बेटा? gx अपना है e की पावर में लिखा गया है x, यहां लिखेंगे log e की पावर x। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद ये बना है fx, और fx कैसा है? e की पावर में x लिखा गया तो यहां लिखेंगे e हो गया। उसके बाद लिखेंगे x अपना काम कर रहा है बेटा, इतना पूरा x काम कर रहा है, तो ये बनेगा log e की पावर x, log e की पावर x। यहां से भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर x। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? e की पावर x। ठीक है ना? चले, ये भी आपका क्या हो गया है? f ऑफ g की वैल्यू हो गया बेटा। चलिए आप देख पा रहे हैं f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f x दोनों की वैल्यू एक जैसी आई है। इस प्रकार के प्रश्नों को लगाना अत्यंत सरल है, बस थोड़े से कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। तो आप लोग इसको देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जा करके लिख भेजें, जो कोई समस्या होगी उसे सॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, उनके हल भी समझ में आए होंगे। तो आप अपने दोस्तों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें, साथ में खुद भी करें और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।